तो वहाँ से कॉन्फिडेंस तो आ गया कि भाई धंधा तो कर ही लूँगा। तो कॉन्फिडेंस पहले भी था कि धंधा तो कर ही लूँगा, बस आता नहीं था कि कैसे करूँगा। मुझे ना नेम और फेम चाहिए, पर मेहनत से चाहिए, शॉर्टकट नहीं। बिल्डर ने तो खाली कर दे दिया, कुछ करके दिया ही नहीं, तो दीवारें खड़ी करके दे दी। कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि जय भूमि जय भारत। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। अब अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इस पॉडकास्ट का टॉपिक है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। लेकिन ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं है। ये पॉडकास्ट इस बारे में भी है कि कैसे आप और मुझ जैसा इंसान, जो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, अगर वो बिजनेस में कुछ करने की ठान ले तो वो कैसे टॉप तक पहुंच सकता है। बिकॉज आज के हमारे गेस्ट, जिनकी कंपनी अभी अभी लिस्टेड हुई है इंडिया के टॉप 10 इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म्स में, तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे। साथ के साथ आज का एक स्पेशल सरप्राइज है कि आज हम उनकी वाइफ से भी जानेंगे कि कैसे एक होम मेकर होने के साथ साथ यू कैन सपोर्ट योर हस्बैंड एंड हाउ मच रोल अ वुमन प्लेज इन योर लाइफ while you are working, while you are doing your entrepreneurship journey or while you are building your business। तो उसमें वो कैसे आपकी हेल्प करती है और कैसे एक बिजनेस के पीछे एक सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता, एक औरत का और एक वुमेन का हाथ भी होता है। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली इट्स अ रियल स्टेट पॉडकास्ट चैनल, तो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में भी बात करेंगे कि आप अपने घर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, एंड बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए why you want this service to get done in your home। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हेलो भाई, हेलो भाभी। हेलो, आई एम गुड। आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन रियल एस्टेट टू जी पॉडकास्ट। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जो हम 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। ओके, नॉर्मली हम 2 ही लोग करते हैं। अच्छा। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, आई नो। ठीक है, अब इसको नॉर्मली मैं जिस तरीके से स्टार्ट करता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ इस तरीके से स्टार्ट करें। अब कुछ अलग कर रहे हैं तो थोड़ा अलग ही बात करते हैं। अब पहला सवाल मेरा आपसे है, आज अभी आप क्या कर रहे हो? अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ अभी अभी बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो आपने इसकी पढ़ाई करी है? नहीं यार, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे? ये पैशन था, मतलब ऑप्शन भी नहीं था। दोनों ही चीज़ें। तो मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 2010 में इंजीनियरिंग ख़त्म करी, फिर उसके बाद टाटा मोटर्स में जॉब करी। ओके। जीईटी था वहाँ पे, 1 साल जॉब किया। मैं कहा यार ये आई एम नॉट मेंट फॉर इट। वहाँ पे प्रोडक्शन में था, वहाँ पे ये था भाई 100 गाड़ी निकालनी है, चाहे वो 8 घंटे में निकालो चाहे 12 घंटे में निकालो। तो 8 में कभी होता नहीं था, वो 12 से पहले जा नहीं पाते थे। वो तो होता ही है। तो वो पापा को फ़ोन किया कि पापा यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। मम्मी कहती भैया कि अरे नौकरी लगे टाटा मोटर्स जैसी कंपनी छोड़ेगा तुम? तो कहता नहीं यार ये तो, मम्मी यहाँ तो बुरा हाल है, सरकारी नौकरी, मम्मी घर वालों के साथ तो सरकारी नौकरी है और हमारे लिए सरकारी तो नहीं ना, वो तो हमें पता है 12 ओवर है। अबे एनसीआर के लड़के हैं, वो पंतनगर चले गए, वहाँ पे मूवी भी देख रहे तो साथ में रिक्शा वाला बैठा तो पता ही नहीं है। ओके, ठीक है। तो वहाँ मतलब आई वॉज जॉबलेस जब जॉब छोड़ा, यहाँ पर आया तो यहाँ पे आके सोचा क्या करें। नहीं तो कॉलेज से बड़ा शौक था यार कि एक काम करें, सैम्पल पेपर बनाइए। हमारे यहाँ पे ईयर बैग बहुत लगती है, अच्छा। यूपीडीयू के पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा होता है अगर 5 में अगर बैक आएगी तो ईयर बैग लग जाएगी। तो कॉलेज में 3rd ईयर से हम लोग सोचते थे यार कि सैम्पल पेपर्स बनाएंगे और वो बेचेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि क्या होता है, हम इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं आखिरी टाइम में पढ़ते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या काम होता है, सैम्पल पेपर पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। तो हम लोगों ने सैम्पल पेपर लिखना शुरू किए, एक आध लिख भी लिया, फिर उसके बाद फिर ठीक है सब अपने अपने बिजी हो गए। फिर उसके बाद फिर एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने बोला एक काम करते हैं इंस्टीट्यूट खोलते हैं। फिर इंजीनियर के बच्चे पढ़ाने शुरू किए, इंजीनियर के बच्चे पढ़ाने शुरू किए तो ठीक ठाक चल रहा, क्योंकि भाई बैक वाले तो बहुत सारे थे। तो हम लोग बोलते थे आओ 1 हफ्ते में हम आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर तो लिखे हुए थे।
पिछले 10 साल के क्वेश्चन कराने थे, बच्चे पास हो जाते और गारंटी लेते थे कि मैं पास हो जाएंगे। तो 1-1.5 साल के अंदर ऐसा था कि ठीक ठाक करने लग गए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि दोस्त के साथ में थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं चली। अच्छा। तो फिर उसको मन में गया यार दोस्ती ज़रूरी है, जीवन भर पैसे कमाना, पैसे का क्या, सही बात। बिजनेस बंद कर दिया। फिर अगेन जॉबलेस, आप क्या करें। अच्छा। फिर उसके बाद 1-2 चीज़ और ट्राई भी करी बीच में। कभी एक छोटी सी जॉब पकड़ ली, वहाँ पे मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब भी बिजनेस का कीड़ा लग जाता है तो जॉब तो होती नहीं। इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे हुई? यार 2015, हाँ 2015 16 की बात की है। बात है, हाँ 16 की बात है। तो हमारी शादी होने वाली थी। अच्छा। तो जब जब रिश्ता तय हुआ हमारा, तो तब तो मैं एक बिजनेस कर रहा था। अच्छा। एक आउट ऑफ एनी तो बिजनेस कर रहा था, तो वो ठीक है, इट वाज रनिंग गुड। हम लोग अशोक लेलैंड के वेंडर थे और बसेस का काम करते थे, मेंटेनेंस का काम था। तो नवंबर में शादी थी और अगस्त में उन्होंने बोला भाई अपना बोरे और बिस्तर बांध दो, या तो गोयल साहब आप या तो नौकरी कर लो हमारे यहाँ, ठीक है, या फिर कुछ और देख लो। अच्छा, मार्केट ओरिएंटेड काम नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई और सेम बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, खाली 2 प्लेयर थे। तो अब कुछ था नहीं, शादी होने वाली थी। तो मैडम ने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए बस घर में नहीं पता चलना चाहिए कि आपके पास कोई काम वाम नहीं है। अच्छा। Obviously, शादी करनी थी। तब से सपोर्ट कर रहे हो? देख लो, बिफोर मैरिज। तो फिर उसके बाद मतलब जिनके साथ में पहले काम कर रहा था उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि यार एक काम कर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये क्या होता है? कहता है कर लेगा, तो इतने सारे काम कर लिए, ये भी कर ही लेगा। तो फिर वहाँ से हमने शुरू किया कि चल ठीक है यार, मैं 1-2 जगह गया, वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को सीखने की कोशिश करी। जो सॉफ्टवेयर सिखा रहा था वो मेरे से 10 साल छोटा। और मैंने कहा यार बेटा तेरी कितने फीस लोगे? कह रहे वो बच्चा कहता कि भैया आप मेरे को जो जो बोलोगे वो देना। मैंने कहा यार एक काम करूँ, मैं ना तेरे को नौकरी पे रख लूँगा। डिजाइनिंग तो बना दे, बेच तो मैं दूंगा, धंधा में कर लूंगा। धंधा मैं कर लूँगा। पर कह रहा मैं डिजाइनिंग तो कर दियो। मैं तो डिजाइनिंग का डीन याद है, डिजाइनिंग तो कर दियो, क्लाइंट मैं ले आऊँगा। ठीक। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। 2017 मई से मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग शुरू की। फिर 2017 में जब काम शुरू किया तो थोड़ा लॉस हुआ। पता था नहीं कि बोर्ड क्या होता है, तो प्लाई क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था कि जब बिल्कुल ही नहीं है तो कैसे पता होगा। फिर 5-6 महीने में ठीक ठाक लॉस कर लिया। अच्छा। हाँ, बेटा होने वाला था मेरा। तो पिताजी बोलते हैं बेटा देख मेरे पास उतने ही पैसे हैं जितने में तेरे भाई की शादी हो सकती है। तो देख ले अब कुछ, अब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और अब ये था भाई करना तो है ही कुछ ना कुछ। फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी, ऑप्शन ही नहीं था कि भाई जो लॉस हो गया तो लॉस, तो भाई जो है वो चुकाना तो है। जॉब ज्वाइन करी, वहाँ पे 10 महीने मैंने जॉब किया। ये जॉब किस सेक्टर में थी? इंटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग। दुबई बेस्ड कंपनी थी, तो वो शट डाउन होने वाली थी। तो उनके जो कंट्री हेड थे वो चलाते थे उसको। तो उन्होंने बोला तो आगे कर ले, तो वहाँ किया। तब 10 महीने बस सीखा बहुत। मैं 10 महीने में मैं बिज़नेस डेवलपमेंट देख रहा था, और 10 महीने में उनको 2-3 करोड़ रुपये का बिज़नेस दिया। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस तो आ गया कि भाई धंधा तो कर ही लूँगा। तो कॉन्फिडेंस पहले भी था कि धंधा तो कर ही लूँगा, बस आता नहीं था कि कैसे करूँगा। वहाँ वही भी समझ आ वहाँ पे वो समझ में आ गया कि क्लाइंट को क्या चाहिए। मेहनत तो करने में कभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब नहीं चला तो नहीं चला ना, कोई बात नहीं। फिर एक मेरा क्लाइंट था, उसने बोला यार मेरे साथ ना पार्टनरशिप कर ले। अच्छा। और क्या यार तो जॉब वॉब कर रहा है? अरे कीड़ा तो था ही बिजनेस का। जब उसने बोला, मैं कहा यार जब 3 करोड़ यहाँ कर सकता हूँ तो वहाँ तो पता नहीं क्या कर लूँगा। सही बात। तो 19 में मैंने फिर जॉब Quit कर दी। 17 में 18 में 18
19 में 19 में? जॉब कट करके फिर अपना बिजनेस शुरू किया था डिवाइन। हाँ 19 में शुरू किया और अब तो कोविड किया था, कोविड में ही करा था शायद। हाँ मतलब पार्टनरशिप में 2 साल काम किया। तो वहाँ पे स्किल्स कैसे की, वो बिजनेसमैन वाले अच्छे जो स्किल जो शोरूम था, क्योंकि शोरूम चलाना था तो क्लाइंट कैसे वॉक इन आता है, तो पहले पता नहीं था कि वॉक इन क्लाइंट को कैसे डील करते हैं। फिर पहले तो कंपनी के नाम पे काम आता था, अब शोरूम के नाम पे काम आना शुरू हुआ। तो शोरूम में जो भी था वो अपने को ही करना था, मतलब डिज़ाइनिंग भी कराना है और एग्जीक्यूशन भी कराना है। बीच में जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको ही हैंडल करने हैं। तो वहाँ से मैनेजमेंट सीखा। समझा। तो कोविड तक चला। फिर कोविड में तो कौन किसका है वो उसी को नहीं पता। फिर कोविड में फिर हमारी भी बात हुई आपस में। फिर वहाँ से फिर इसका रोल शुरू हुआ। इसने बोला यार तुम कर सकते हो, तुम अपना करो शुरू। तो हम लोग काफ़ी बैठे साथ, तो वो बोलते कि कर तो लोगे ही, अब यार लोग जानते हैं आपको। अच्छा बीच में कई सारे ऑफर्स भी आ रहे थे, जॉब के नहीं बिजनेस के ही, कि साथ में पार्टनरशिप में कर लो। अच्छे जो बड़े बड़े लोग हैं वो बोलने लगे कि साथ में कर लेते हैं, क्योंकि काम ठीक कर रहे थे। वो तो लोगों को दिख जाता है कि यार ठीक है, काम तो अच्छा कर रहा है, ठीक ऊपर नीचे चल रहा है, बट इसको ले लो। हाँ वो तो दिखता है। हाँ। तो कई सारे ऑफर्स आए, तो फिर मेरी से वाइफ से बात हुई, तो कहने लगी कि यार अब अपना ही करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तब मेरी डॉटर होने वाली थी। क्या तो हो चुके थे हमारे हाँ 19 में। सॉरी। नहीं 19 में क्यारा हुई थी, 2020 में हमने अपना बिजनेस शुरू किया था मई में। हाँ यस। इसीलिए आपने नाम रखा क्या रहेंगे। फिर हमने क्यारा इंटीरियर्स के नाम पे बिजनेस शुरू किया जून में। ओके, तो भाभी वैसे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। भाई ने अपने बारे में बता दिया, आप मतलब कैसे, मतलब मुझे पता है आप ऑब्वियसली आप बिजनेस फैमिली से आते हो, Division? राइट? हाँ, नहीं मतलब आप क्या करते थे पहले और आज आप क्या कर रहे हो ऑफिशियल question. हाँ, मैंने एमबीए करा हुआ है इन एचआर और मैंने फ्रेंच लैंग्वेज भी करा हुआ है, ओके। बट क्या कहते हैं अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने कर तो बहुत कुछ रहे बट ठीक है चलिए। ओके अभी तो फिलहाल मैं होम मेक करूँ। ओके बिकॉज आई हैव टू क्विट्स, तो मुझे उनको देखना होता है। बट हाँ मैंने जॉब करा है एमबीए एचआर में और 3 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद ना हमारी शादी हो गई थी, उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू करा, बट फिर आफ्टर बेबी थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, तो फिर मैंने क्विट कर दिया। उसके बाद से मैं अपने बच्चे ही देख रही हूँ Okay. और इनको सपोर्ट भी कर रही हूँ। वो ऑब्वियसली वो तो कोई डाउट ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इंटरनेट पे ना बहुत बात की जाती है कि एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, या फिर एक सबसे ज्यादा नोशन जो बात करते हैं कि जो बिजनेसमैन वाला दिमाग वाला आदमी है ना, उसकी बिकॉज टाइम नहीं दे पाते, फैमिली में इतना टाइम नहीं हो पाता, राइट? एंड जितना मैं भाई को जानता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक तो फोन पे ही बात चल रही होती है, वही काम ही काम काम ही काम। तो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू कि यार शादी लव मैरिज की है, राइट ठीक है, बंदा आगे ही बढ़ रहा है, उसको पीछे देखना ही नहीं, मतलब नहीं देखना एग्जैक्टली। ठीक है, वो देखना भी नहीं चाहिए करियर वाइज, बट हाँ ऑब्वियसली फैमिली तो मैटर करती ही करती है, बट फिर भी टाइम एक कॉन्स्टेंट थोड़ा हो ही जाता है। आप कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करना पड़ता है ऑब्वियसली, जब दिखता है आपको कि आपके हस्बैंड के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे पूरा घर चलाना है, बच्चे देखने हैं, तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ता है, आपके कोई ऑप्शन नहीं है। और बिजनेस भी ऐसा है कि जिसमें आपके पास टाइम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए सैटरडे संडे है, उसमें जॉब वाले फ्री होते हैं, उनको आपका टाइम चाहिए, बाकी डेज से हैं ही बिजी। तो आई नो टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टास्क तो है ही, बट मैनेज तो करनी है। ओके, सो अब एक और इसी में सवाल है मेरा कि अब जैसे जो भाई के सपने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने इतने बिजनेसेस किए हैं ना, तो एक आदमी के अंदर ये भी आया था कि यार अब ना इतनी बार फेल हो चुका हूँ ना, इसमें तो इतना आगे तक जाके दिखाऊंगा ना कि दुनिया भी देखेगी। एग्जैक्टली वो एक चीज, वो आपको कब फील होना चालू हो गया था? मुझे तो शादी से पहले ही पता था कि जो भी करेंगे अपना बेस्ट करेंगे, बिकॉज नो डाउट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं था। इवन शादी से पहले भी मैं ये बात से मतलब वो थी कि हाँ मेंटली प्रिपेयर कि
हो सकता है कि कल को जैसे इनका बिजनेस बंद हो गया था बिफोर मैरिज, कि हो सकता है मैं आगे जाकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों कर लेंगे। और इतना मुझे इन पे भरोसा था कि बिकॉज ही इज़ वेल एजुकेटेड, इन्होंने इंस्टीट्यूट भी पढ़ाया हुआ है और इन्होंने कई सारे बिजनेस भी ट्राई करे हैं। मुझे पता था जो करेंगे अपना बेस्ट करेंगे। जब इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बोला तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस चीज़ में इंटरेस्ट था कि घर सजाना हर लेडी का ड्रीम होता है ऑब्वियसली। तो वो एक बहुत क्रिएटिव पार्ट है अगर देखा जाए इंटीरियर, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो जब इन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ हम कर सकते हैं। उसमें मैं भी इंटरेस्टेड थी, बट हाँ वो बात लगे मैं इतना टाइम नहीं दे पाई, बट हाँ मुझे फ्यूचर में मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो वो मतलब मुझे पता था कि करेंगे, और इनका भी था कि अब मैं जो करूँगा ना मैं उसे लॉन्ग टाइम करूँगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं चला मैं बंद कर दूँगा, नहीं, मैं उसमें मैं बेस्ट दूँगा, कुछ नया लेकर आऊँगा मार्केट में, मैं करूँगा। और इन्होंने किया। नए इस पे आपसे एक सवाल है। सो कियारा इंटीरियर्स इंडिया की टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनीज में आ गई है, ठीक है। एक तो इतनी फास्ट, ठीक है, उसका राज क्या है? मतलब आप क्या मानते हो कि व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू हैव क्रैक्ड इट, नोबडी एल्स इज एबल टू क्रैक इट? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एवरी सेकंड प्लेस यू गो, यू इट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑफ द होम बायर। कि कोई भी बंदा आता है घर पे शिफ्ट होता है, वो कहता है यार थोड़ा सा तो काम करा के चलते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग क्लाइंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग हर एक साइट पे एक साइट सुपरवाइज़र छोड़ते हैं। साइट सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट को किसी तरह का कोई हेडेक ना हो, टाइम से हम साइट को डिलीवर करते हैं। दूसरा, क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन रहे। अच्छा, अब जैसे जो मेरे क्लाइंट थे 2018 में, वो आज भी मुझसे काम कराते हैं। अपनी फैमिली में कितने ही लोग हैं जिन लोगों का काम मेरे से करा है। इसका रीज़न ये क्योंकि क्लाइंट जो है कनेक्ट करता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि देखो, एक घर का सपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप घर पे जाते हो रात में फ्रस्ट्रेट होके जाते हो, क्योंकि हमारा काम ऐसा डेली सुबह से लेकर शाम तक गाली पड़नी है। कितना भी अच्छा कर लो, क्योंकि क्या होता है, आपने घर तो बना दिया पूरा अच्छा सा, पर अगर एक एक कहीं होल भी अगर छूट जाएगा, वह जैसे हमें डिटेलिंग भी हमें कैसे याद रखनी पड़ती है कि एक अलमीरा है पूरे घर में, 10 अलमीरा में से उस अलमीरा की एक ड्रॉअर है, उस ड्रॉअर के अंदर एक लॉकर है, उस लॉकर के अंदर एक हैंडल है, उसका हैंडल का कलर गोल्डन है। अच्छा जी। पर ऐसे पूरे घर में 1 लाख एलिमेंट्स होते हैं, ओके। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, क्योंकि पूरा टर्नकी करते हैं। तो सिविल का भी काम कर रहे हैं। अब हम लोग भूल, कभी ह्यूमन बॉडी है, कई बार हाँ, हो जाता है। हो जाता है, तो वहाँ हमें गाली पड़ती। तो इसलिए हम लोग अब वो कहते हैं मोटी खाल हो गए हैं। ओके। तो ये कि घर पे जाते हैं, घर पे जाके देखो, अभी घर पे आओ और घर पे भी यही सब सुनो, तो आदमी का मन कैसा हो जाएगा, खराब ही हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा कुछ काम करने का। तो इसलिए घर जाओ, घर जाके जो आपका जो पार्टनर है उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा हस्बैंड का जो काम है ना, वो बहुत सरदर्दी वाला है, तो उसको सपोर्ट कैसे करना है, वो कैसे सपोर्ट करेगी आपको। आप एक तो चिक चिक नहीं होगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो बेचारा जिसकी भी शादी हुई है या फिर शादी होने वाली है, ठीक है, आप समझ लो, आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ 5-6 साल, ठीक है, आप उस सिचुएशन में हो। अब उसकी लव मैरिज नहीं है, उसकी समझ लो अरेंज मैरिज है, ठीक है। आप उसको क्या टिप्स देखो कि भाई ये बातें या ये चीजें तो होनी ही चाहिए, ये बातें कर ले। तो क्लैरिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी यही पूछने वाला था कि भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ। भाई क्लैरिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक तो लाइफ में करना क्या है। क्लैरिटी हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे जब हम दोनों डिस्कस करते थे शुरू में, तो मैं इसको बोलता था कि यार मुझे ना नेम और फेम चाहिए, पर मेहनत से चाहिए, शॉर्टकट नहीं। लाइफ में जो करना है मेहनत से करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करके नाम बनाना है। आज मान लिया मार्केट में मेरे साथ जो पहला जो वेंडर था, आज भी मेरे साथ है, और वो मेरा मतलब मैं उसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा ना, वो पूरा घर करके निकल जाता है। बाद में 1-2 महीने बाद बिल भेजता है कि सर वो मैंने आपकी साइट करी थी, उसका बिल है। तो क्रेडिबिलिटी बन गई मेरी मार्केट में। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे जाना है।
ठीक है, तो सबसे पहले क्लैरिटी। लॉन्ग टर्म विजन। यस, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लिया कोई जॉब वाला है, अब जॉब वाला जनरली जो जॉब वालों की सोच होती है वो क्या होती है कि शाम को जब वो 2 पंच और 1 लंच बहुत इम्पोर्टेंट। ये बात सही है, 2 पंच 1 लंच। तो 2 पंच और लंच ही के इसकी दुनिया वहीं से मिट जाती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लंच की तो चिंता करते हैं पर पंच की चिंता नहीं करते। ये बहुत बढ़िया बात बोली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जो लोग अच्छे जो एक्सेल करते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार उसमें ऐसा क्या है, ठीक है। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को क्यों फेवर करती है, वो फेवर इसलिए करती है क्योंकि एम्प्लॉय अपना 100% देता है। वो पंच देख नहीं रहा। वो पंच नहीं देख रहा है, वो उसके लिए लंच भी सेकेंडरी है। उसको पता है कि भाई कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आज हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है वैसे। हम अच्छा कर रहे हैं। पर इसके जो पीछे वो हमारी टीम है, मतलब बहुत बहुत मेहनत करते हैं। जिसको जो काम दे दिया, अब कई बार ऐसा होता है हमें 2-2 3-3 दिन हम लोग घर नहीं जाते हैं और वो हैंड ओवर देना है क्लाइंट को, ठीक है। उसके घर में गृह प्रवेश है तो क्या करेगा, दिन रात काम करते हैं, रात में 2-2 बजे तक। मैं खुद कई बार ऐसा होता है सुबह 4 बजे 5 बजे आता हूँ, फिर सोया 2 घंटा, फिर रेडी हुआ 8 बजे, फिर दोबारा निकल गया। तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में आपका एम क्या है। तो आपने अपने अपने स्पाउस को बता दिया कि भाई देख मेरे को तो ये करना है, मुझे एक मैनेजरियल लेवल पे जाना है, या मुझे इतने टाइम में ये वाला गोल अचीव करना है। तो ये क्लैरिटी आपस में रहती है, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। ओके। भाई होता यही है ना कि भाई आप किसी जो आपका स्पाउस है उसको पता होना चाहिए ना कि भाई सामने वाला ये सोच रहा है, समझ में। वरना क्या होता है, हाफ हार्टेड होता है। पहले तो सपने दिखाते हैं कि भाई सारा समय तेरा है, उसके बाद एक पल भी तेरा नहीं है। राइट Exactly. एक्सपेक्टेशन सेटिंग। राइट, तो ये वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये है कि क्लैरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। अब इन योर बिजनेस, सो ऑब्वियसली टीम है, सारी चीजें, लेकिन फाइनल डिसीजन आप ही का होता है, राइट? डिजाइन फाइनल करना है, कोई भी चीज फाइनल करनी है, कुछ भी करना है, वो आपका डिसीजन है। तो वो हर बार एक कुछ नया भी लेके आना है, कुछ क्रिएटिव भी करना है, बजट में भी रखना है। ये आप कैसे डिसाइड करते हो, या आपका प्रोसेस क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे एक कोटेशन क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट फिर उस कोटेशन पे एग्री करता है, उसको फिर उसके हिसाब से डिज़ाइंस देते हैं, फिर वो डिज़ाइंस एग्री करता है, डिज़ाइन देखता है। डिज़ाइंस देखो क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन बजट, हाँ, है ना, कि वही जितना को डालोगे उतना बैठा वाला है, वो वाली बात है। अच्छा तो जितना मर्जी कर लो, और अच्छी चीज़ सबको पसंद आती है। अब बजट आपका जो है, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि बजट के हिसाब से ही क्लाइंट को डिज़ाइन दिखाते हैं। अच्छा, क्लाइंटेज हमारी थोड़ी सी अच्छी है, मतलब हम बहुत बिल्कुल बेसिक घर नहीं करते। ओके। थोड़े से जो अच्छा जो काम कराना चाहते हैं उनका काम करते हैं। और फिर एक ही डिज़ाइन देख देख के हम भी बोर हो जाते हैं। वही तो जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ रिपीटेटिव डिज़ाइन हो जाते हैं, मैं घर जाता हूँ, मैडम को डिज़ाइन दिखाता हूँ, और मैडम रिजेक्ट कर देती है। मैडम रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है तुम हमेशा यही चीज़ बनाते हो, इसके अलावा कुछ और ही बनाओगे। तो बेसिकली आपका सीक्रेट सॉस ये है, 3 साल में नंबर टॉप 10 में ऐसे आए हो कि यार ये एक्चुअली होता है, मतलब मैं जैसे जनरली यही कोशिश करता हूँ कि हम जैसे किसी भी साइट का हैंड ओवर देते हैं तो मैं लेके जाता हूँ इसको। ओके। क्योंकि होता क्या है कि एक तो पर्सनल कनेक्ट बनता है, दूसरा क्रेडिबिलिटी बनती है मार्केट में। अब ये जाती हैं फिर ये देखती हैं, अच्छा यार ये तो ठीक लग रहा है, पर यार ये तो तुमने उस घर में बनाया था। फिर क्या करते हो? एक्चुअली हम लोग इतने घरों में जाते हैं, हम देखते नहीं नई चीज़ें, तो हमें भी लगता है कि हम तो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो हमें तो कुछ नया करना चाहिए। सही बात है। तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली अगर ये मुझे दिखाएंगे तो मैं कहती यार ये तो बहुत कॉमन है, वी वांट समथिंग न्यू। तो कुछ नया बनाओ, कुछ अच्छा करो। इंटीरियर का मतलब क्या है? सही बात। समथिंग न्यू जो आपने पहले कभी ना देखा। तो फिर चेंज करते हो?
हाँ करना उस पड़ता घर है। में तो नहीं करते वो दूसरे घर में हम करा देते हैं। हाँ, क्योंकि उनको तो बताते नहीं है कि घर पे क्या बात हो रही है। तो जो करते हैं अपना अब क्या नाम है अगली साइड पे कोशिश करते हैं तो डिज़ाइन में रिपीट हो। तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब जैसे वही सैचुरेशन सभी जगह आ जाता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ एक बार एक डिज़ाइन देते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ वो डिज़ाइन ना दे। और दूसरा कि अगेन क्योंकि हर साइट पे तो मैडम जाती है, तो इनको रिजेक्ट करने में 1 मिनट लगता है। फिर सुनना भी पड़ेगा। करना ही पड़ता है। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करता हूँ कि जब शुरू किया था तो बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन करता था। तो अब मैं तो बोलता था मैं तो भाई इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। ये गई कह रही कि ये कारपेंटर ने तो सही काम किया है। मैंने कहा ये मैंने काम किया है पर आप तो इंटीरियर डिज़ाइनर हो। तो कह रही ऐसा तो मैंने उनके यहाँ देखा था, उनके कारपेंटर ने भी सेम काम किया था। तो वहाँ मुझे लगा यार मैं इंटीरियर डिज़ाइनर के कारपेंटर हूँ। तो अब ये हर बार पोक करती है कि यार कुछ अच्छा लग रहा नया। है, कुछ नया कुछ अच्छा है। अब जैसे तो बैकग्राउंड में शो कोई और ही चला रहा है। हाँ ये वो चाबी किसी और के हाथ में ही है। अच्छा भाभी, आप एक बात बताओ, जब आप ऐसे साइट्स पे जाते हो, जब आप कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि यार हमें ना सबसे अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कि जब कोई हमारा इंटीरियर देखे ना तो उनको लगे कि ये नॉर्मल इंटीरियर नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, मतलब ये एक स्टेप ऊपर है इंटीरियर में। तो उनको कुछ अलग लगना चाहिए, कुछ डिफरेंट लगना चाहिए, कुछ अच्छा लगना चाहिए। देखो एक लेडी के लिए हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं इंटीरियर देखती हूँ तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये मेरी कंपनी का काम है, मैं ये देखती हूँ कि एक लेडी के लिए क्या है नया, उसके वजह से स्पेस हो गया, स्पेस कैसे यूटिलाइज़ किया है, क्या डिज़ाइंस हैं, क्या न्यू है, ताकि वो घर हमें कुछ नया लगे, यूनिक लगे। फिर 5 घर देख के आती है, फिर बोलती है ये वाला काम करा लो अपने घर में। हाँ सो बेसिकली ये मकान तैयार करते हैं, आप उसको घर की तरीके से देख के घर बनाते हैं। Get it. समझ आ रहा है? ओके। अब भाई कुछ, जैसे जब मैं लोगों से जब बात करता हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके, तो इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके कुछ मिथ्स भी है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि नॉर्मली होता क्या है इंटीरियर, बिकॉज अब ये बहुत ज्यादा होने लग गया है, पहले उतना नहीं था, बट आज भी मेजॉरिटी ऑफ लोग इंटीरियर डिजाइनर को सोचते हैं कि यार अगर हम इंटीरियर डिजाइनर को लेके आएंगे ना तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या हम जो काम करवा रहे हैं वो बहुत महंगा हो जाएगा। कारपेंटर पकड़ लेता हूँ। हाँ, तो मैं एक साइड से कारपेंटर पकड़ लाता हूँ, या मैं ये वाला वेंडर भी खुद ले आता हूँ, सारे वेंडर में खुद ले आता हूँ। क्या ऐसे लाने से फायदा होता है, या फिर क्या सच में इंटीरियर डिजाइनर्स महंगे होते हैं? खिचड़ी देखी है? नहीं, तो खिचड़ी जो हम खाते हैं, खिचड़ी में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, मिलाते हैं और खिचड़ी बन जाती है। तो ये पता नहीं होता दाल क्या है चावल क्या है। सही हो, सिमिलरली ऐसी होता है। ओके ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐसे बोला। अब हमें कुछ क्लाइंट ऐसे बुलाते हैं, वो ये ट्रायल एंड टेस्ट कर चुके होते हैं। कैसे कि सर मैंने एक कारपेंटर बुलाया, मैंने पिंटरेस्ट पे फ़ोटो देखी और मैंने कारपेंटर को बोला यार ये बना दो। और कारपेंटर ने बोला सर आपका बेड तो दूसरे कलर का है और फ़ोटो तो आप दूसरे कलर के दिखा रहे हो, तो मैं आपके बेड वाली माइका लगा दूँ? वो कहता हाँ यार कारपेंटर तो मेरा इंटीरियर डिज़ाइनर है। हाँ मुझे सब आता है और बड़ा समझदार है, इसने तो मुझे बहुत। और उसका बेड है रेड कलर का। तो उसने बोला कि ठीक है भाई ये रेड कलर ना मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ये मेरा बेड है, सेम कलर का टीवी यूनिट बना दे। अच्छा वो टीवी यूनिट तो बन गया। अब वो उसने 5 बार टीवी यूनिट देखी और 5 बार बेड देखा। फिर उसका फ़ोन आया हमारे पास कि यार वो है ना हमने टीवी यूनिट तो बनवा लिया पर आगे की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है तो यार इसको कुछ कर दो। अब आपने पूछा कि आप लोग महंगे होते हो। हम महंगे कैसे हैं? हम तो पैसे बचा रहे हैं आपका समय बचा रहे हैं। आप जो समय अपने काम में देके पैसे कमा सकते हो वो पैसा बचा रहे हैं आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना घर इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराना है,
एक छोटे से छोटे घर का जो टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम, मोटा मोटा 3 महीना। अगर हम इंटीरियर्स में फॉल सीलिंग, वुडन वर्क या वॉशरूम्स वगैरह भी अगर हम कराते हैं, 3-4 महीना 5 महीना भी लग जाता है। ठीक है। 5 महीने में से आप एक तो पूरे महीने 5 महीने में डेली ही आप अपने काम के बारे में सोचो, सही बात है। ठीक है, कि आज मेरे घर में ये हो रहा है, आज मेरे घर में ये हो रहा है, और भागा दौड़ी बोला भागा दौड़ी वाला। तो आप ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे पर डे देते हो देते हो। सिर्फ इंटीरियर्स के नाम के। वो 3 घंटे आप अपने बिजनेस में दोगे, और एक अच्छा रिलायबल इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप हायर करो तो आप कितने पैसे कमा लोगे। इस एंगल से सोचते नहीं लोग। और आज के समय में कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी ओपन। आप एक बार गूगल पे आप ये डालते हो मैसेज कि रिक्वायर्ड इंटीरियर डिज़ाइनर, 5 फ़ोन अपने आप आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। 5 फ़ोन आ जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट पता लग जाएगी। तो आप एक्स्ट्रा तो दे ही नहीं रहे हो ना यार, आप बल्कि पैसे बचा रहे हो। अब हमें बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो आर्किटेक्ट्स के साथ ही बुला लेते हैं। वो कहते हैं यार कि आप हमारे साथ आ जाओ, और कहाँ क्या कटिंग होनी है, कहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बनने हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट ने अपने हिसाब से मार्किंग कर दी कि भाई यहाँ पे स्विच पॉइंट्स होने चाहिए, पर लेकिन उसने एज ए डिज़ाइनर नहीं सोचा कि भाई आगे इसको पैनलिंग क्या करानी है, उसको मतलब वॉल पैनलिंग वुडन करानी है, स्टोन की करानी है, ये स्विच पॉइंट यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसने जो एक प्रोसेस होता है। देखो, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मैं एस्थेटिकली देखता हूँ चीज़ों को कि भाई चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए। अच्छी देखनी चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्ट होता है कि भाई वो देखता है कि भाई चीज़ें सारी सॉलिड होना चाहिए, और जो उसका प्रोसेस है वही होना चाहिए। हम तो पर ट्विकिंग भी करते हैं ना, भाई हमें तो चीज़ें अच्छी दिखानी है, वही घर को पूरे एक थीम में लेके जाना है। तो इसलिए आर्किटेक्ट्स के साथ में हम लोगों को बुलाते हैं आजकल, और कहते हैं यार आप ही देखो, आप इनकी डिज़ाइनिंग करो, 3Ds बनाओ, और आर्किटेक्ट के साथ मिलके मेरे घर को एक थीम्ड हाउस बना दो। तो वहाँ पे आपका कॉस्ट सेव होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने बोला यहाँ पे पॉइंट देना, और हम कहेंगे ये तोड़ दो, तो आपको तोड़ना पड़ेगा। आर्किटेक्ट ने बोला ये दीवार बनानी है, हम कहेंगे यहाँ पे तो दीवार चाहिए ही नहीं, है ना, क्योंकि एस्थेटिकली तो नहीं अच्छी लग रही, आप बताओ। और क्लाइंट कन्विंस होता है, वो कहता है यार आर्किटेक्ट तो हमारा बेकार है, फिर ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए होता है कि आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट्स को साथ हायर करते हैं, ओके। और कॉस्ट को सेव करते हैं। हम यार कितने पैसे ले लेंगे, हम 20% बोलते हैं। हमारी भी तो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी तो सैलरीज देनी है। अब हम गले पे तो बैठे नहीं हैं। अब क्लाइंट कहता है यार हमारे साथ जो है 10% पे काम कर लो। भाई 10% पे कैसे काम करेंगे, सैलरी कौन देगा, और हम कैसे अपना घर चलाएंगे। 20% तो धर्म के बनते हैं ना, तो आप 20% दो ना। हम आपसे 21 नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं आप 20% दो, और वो 20% आप अपने बचाओ, अपनी हेडेक के बचाओ। क्योंकि आप जितना समय उस हेडेक में लगाओगे, अपने घर का माहौल ख़राब करोगे, क्योंकि लेबर्स के साथ काम करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कहना आसान होता है कि मेरा जानकार है, वो अगेन फिर वही होगा, टीवी यूनिट लाल बनेगी। ठीक है, वो जनरली ये होता है। तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं हम लोग को बुलाते हैं, वो कहते हैं यार हमने जो गलती कर दी है, एक रूम तो बनवा ले, पर बाकी सारे रूम आप बनाओ और इसको भी ठीक कर दो। तो इसलिए ये इट्स अ मिथ। पैसे हम कोई मार्केट से एक्स्ट्रा नहीं मांगते, मार्केट में जो रेट चलता है वो लेते हैं ना, और काम अच्छा कराते हैं। बाद में आपको लगता है कि खुद का काम कराए हुए में और किसी इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कराए हुए में डिफरेंस दिखता है। भाई मेरा एक कॉमन मतलब जो नॉर्मली लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है व्हेन पीपल बाय होम्स, तो वो सारा बजट कर लेते हैं, मतलब ठीक है बिल्डर की सारी पेमेंट कैलकुलेट कर ली, बट क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर का पार्ट एक बहुत बाद में आता है, तो वो पेमेंट कैलकुलेट करते नहीं है, वो ना बजट कैलकुलेशन में आता नहीं है वो, क्योंकि उनको लगता है कि यार मेजॉरिटी जो लोगों से मैं मिल रहा हूँ आजकल, उनके साथ यही हो रहा है कि यार बिल्डर ने तो खाली घर दे दिया, कुछ करके दिया ही नहीं, तो दीवारें खड़ी करके दे दी खाली। तो मैं एक्चुअली आपसे चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को बताओ कि एक 2 BHK मतलब 1000-1200 स्क्वायर फीट के आसपास में कितना मिनिमम के आसपास खर्चा आता है, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग, तो मिनिमम एक बजट जो दिमाग में लेके चलना चाहिए वो एक 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट 1400-1500 स्क्वायर फीट, उस आदमी को जो 2 BHK ले रहा है और 3 BHK ले रहा है उसको कितना दिमाग में लेके चलना चाहिए यार, इतना मेरा जब मेरे को हैंड ओवर मिल गया उसके बाद इतना खर्चा और आना है मिनिमम, तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। मिनिमम की भी लिमिट नहीं है। अच्छा, मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। अब इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। जैसे अब आजकल आप किसी शॉप पे जाते हो, एक लोहे का जो फ्रेम बनाने वाला आदमी लिखता है
अपना नाम लिखिएगा इंटीरियर वर्क्स, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि घर में अलमारी बनवा ली, किचन बना ली, मैंने घर में इंटीरियर करा लिया। सबके लिए इंटीरियर्स की डेफिनेशन अलग, ओके, ठीक है। तो अब वो लाख रुपए में भी हो सकता है वार्डरोब किचन बनवा ले, और हो सकता है कि 10 लाख में भी ना बनवाए। तो इंटीरियर्स की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, ठीक है। तो ये हम मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि इंटीरियर्स की कॉस्ट क्या क्या होनी चाहिए, अब भाई मुझे तो 3 लाख की टेबल पसंद है, और यार आपके लिए यार आप कहोगे 3 लाख रुपए में तो मेरा पूरा घर का इंटीरियर हो जाएगा। तो उसको डिफाइन करना, इंटीरियर्स की डेफिनेशन वही जैसे मैं बता रहा हूँ इसलिए अलग है, क्योंकि एक जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट और पॉकेट, देखो दोनों ही चीज़ें। टेस्ट तो सभी को अच्छा ही पसंद आएगा। 3 लाख की टेबल तो मुझे अगर अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगेगी ना, ऑब्वियसली। पर वो जो बजट है, बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बजटिंग करना, अब जैसे आजकल जैसे आपका तो रियल एस्टेट का काम है, तो मेजरली लोग आपसे मिलते हैं, तो और क्या है वो वार्डरोब करवा लेते हैं। जो जनरली जो मैं देखता हूँ नोएडा में आसपास के विसिनिटी के बिल्डर रॉ फ्लैट देते हैं, तो वार्डरोब बनवाते हैं, क्लाइंट किचन बनवाते हैं, और लिविंग रूम में फॉल सीलिंग करा लेते हैं, फिर उसके बाद एक सेफ्टी डोर बनवा लेते हैं। वो कहते हैं यार हमारा इंटीरियर डन हो गया, ठीक है। अब वही सेम डेफिनेशन अगर आप मेरे से पूछोगे इंटीरियर्स का मतलब, जो एक बेसिक जो इंटीरियर्स होता है, मैं जैसे जनरली सबको सजेस्ट करता हूँ कि फॉल सीलिंग सबको करानी चाहिए, क्योंकि घर में जो भी इफेक्ट आता है या घर में जो रोशनी होती है वो लाइटों से होती है। इंटीरियर्स दिखता ही लाइटों से। अब पहले ज़माने में ट्यूबलाइट चलती थी, तो क्या होता है एक रूम में ट्यूबलाइट, जिस तरफ ट्यूबलाइट है वहाँ तो रोशनी सामने की तरफ अंधेरा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई वार्डरोब किचन कराओ तो साथ में आप फॉल सीलिंग भी कराओ, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो जिप्सम पीओपी इसमें जो फॉल सीलिंग होता है वो भी 2 तरीके की होती है। एक होता है जिप्सम बोर्ड और एक होता है पीओपी। तो पीओपी की फॉल सीलिंग लॉन्ग लास्टिंग रहती है और कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अब फॉल सीलिंग कराओ, फॉल सीलिंग कराने के बाद में रूम्स थोड़े से कुछ कलर्स, कुछ वॉलपेपर्स, कुछ ये सारी चीज़ें यूज़ करो घर में। अगर एक यार आप आज के समय नोएडा में आप परचेज़ करते हो 2 BHK का फ्लैट, तो 70-80 लाख रुपए से तो आज के समय में कहीं भी कम नहीं, बेयर मिनिमम तो आप 10% तो मान के चलोगे ना, पैसा खर्च करोगे। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बिल्कुल जो बेसिक बेयर मिनिमम आप 10% बेयर मिनिमम लेके चलो कि इतना खर्चा तो मुझे होना ही होना है। अब आप उसको इंटीरियर्स बोलते हो, भाई मेरी लैंग्वेज में इंटीरियर्स नहीं है, बट एक बेसिक होम है जहाँ पे आपको घर जाके अच्छा लगे कि भाई वो मेरा घर है। तो भाई एक मेरा सवाल है आपका, थोड़ा सा इसको इस तरीके से आंसर करो कि नॉर्मली जो लोग हैं, जो क्योंकि आज मार्केट में जैसे आपने बोला इंटीरियर डिजाइनर, तो अपने को कोई भी बोल देता है। अब एक इंसान को अगर इंटीरियर डिजाइनर को सच में एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को चूज करना है, तो उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या वो देखे? क्योंकि मार्केटिंग सबकी सेम है आजकल, इंस्टाग्राम फेसबुक सब सेम ही कर रहे हैं। तो क्या चीजें देखनी चाहिए कि यार दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी? पास्ट एक्सपीरियंस देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पास्ट एक्सपीरियंस जैसे कि मतलब किसी कंपनी ने कितना काम पहले किया है, कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है। कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, डिज़ाइनिंग, क्योंकि जैसे आप एक्सपीरियंस होते चलो तो आपकी डिज़ाइनिंग उतनी बेटर होती चली जाती है। एक स्टार्टिंग कंपनी की जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो एक एक्सपीरियंस कंपनी होती हैं, उनकी डिज़ाइनिंग में डिफरेंस अपने आप आ जाता है। जैसे जो मैं अब से 3-4 साल 5 साल पहले जो मैं डिज़ाइनिंग करता था, अब उस वाली डिज़ाइनिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, ठीक है। अब अगेन वही कि क्लाइंट को तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, जिसने कुछ नहीं देखा उसके लिए तो जो हल्का वाला भी वो भी अच्छा है। पर आजकल क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आजकल कोई भी बंदा एक बंदे के साथ में जाके फाइनल नहीं करता है, वो भी 2-3 जगह 5 जगह भी जाता है। भाई कोई आदमी देखो मेहनत के पैसे लगाता है तो एक्सप्लोर करना भी चाहिए। और हम भी कहते हैं यार आप एक्सप्लोर करो, जब एक्सप्लोर करके आ जाओगे तब उसके बाद बात करना, क्योंकि तब वरना आपको ऐसे लगता रहेगा कि हमने लूट लिया आपको, है ना। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या काम किया है डिज़ाइनिंग से। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला है डिज़ाइनिंग, आप चेक कर लो। दूसरा वो जो डिज़ाइनिंग जो दिखा रहा है क्या उसने बनाया है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
अब जैसे मैं अगर आपके यहाँ पे आपके बैकग्राउंड की फ़ोटो लूँगा और मैं किसी को दिखाऊंगा, सबको बहुत अच्छी लगेगी। और कोई बंदा पास आएगा, पास आके देखेगा तो यार यहाँ पे तो गड्ढे गड्ढे आ रहे हैं। तो क्योंकि आजकल एडिटिंग के इतने सारे ऑप्शंस हो गए, इतनी सारी ऐप्स हो गई हैं, तो आपको एक्चुअली पता ही नहीं चलता। तो इसलिए साइट विजिट्स करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा आपको डिज़ाइनिंग दिखा रहा है तो क्या उसने एग्जीक्यूट किया है, और अगर एग्जीक्यूट किया है तो यार एक बार आप क्लाइंट से बात करा दो। ठीक है, आप 5 जगह जाओ, 5 लोगों की साइटें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्लाइंट क्या गलती करते हैं कि जो फ्रेशर्स होते हैं वही उनको 15,000 रुपये 20,000 रुपये भी कमाने उनके लिए बहुत होता है। क्लाइंट सस्ता लेने के चक्कर में फ्रेशर्स के साथ चला जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता सारे फ्रेशर्स एक जैसे होते हैं, पर जनरली क्योंकि बच्चे होते हैं उनको इतना पता नहीं होता है। हम लोगों ने भी गलती करी, हम भी वहीं से उठे ना। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एक्चुअली मार्केटिंग कॉस्टिंग का नहीं पता होता। अब आप घर से तो नहीं लगाओगे ना, आप मार्केट में कमाने के लिए आए हो। जहाँ आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए या 2 लाख रुपए दिए, आप चाहोगे कि भाई बंदा कम से एटलीस्ट 2 लाख रुपए का तो काम कर ले। अब हमारे यहाँ क्या होता है, वो टर्न अराउंड टाइम बड़ा है, क्योंकि अगर मान लो सब फॉल सीलिंग चल रही होगी तो फॉल सीलिंग के साथ में वॉशरूम भी करने, पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे में जो नया बच्चा होता है वो प्रेशर में आता है कि भाई ये मैं क्या हो गया, पैसे तो बचे ही नहीं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो पीछे होता चला जाता है। अल्टीमेटली क्या होती है, वो पहले वो मतलब मैं जनरली सेल्स में बोलता हूँ या क्लाइंट के सामने भी कि शुरू में हम आपके पीछे पीछे होते हैं, प्रोजेक्ट मिलने के बाद में आप हमारे पीछे पीछे होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने जो डिज़ाइनिंग दी है, डिज़ाइनिंग किस लेवल की है, आप 5 लोगों से मिलो और अच्छी कंपनी से कराओ। और मार्केट में पता लग जाता है, बहुत आसान है पता करना कि भाई कंपनीज कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी, अब जैसे मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा था, या फिर जो नए बच्चे होते हैं कम पैसे के लिए काम करने के बच्चे चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ये तो हर मार्केट में हो रहा है। पर आपको यार जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गूगल इतना मतलब जिस हिसाब से एक्सप्लोरेशन का आपको मौका देता है, आप अच्छी कंपनी से बात करो ना। आपको जब पता है कि भाई मुझे आप फ्रेशर को 10% दोगे ना, तो कंपनी को 20% दे दो, आपकी हेडेक भी तो कम है। हेडेक कम है, काम भी अच्छा काम भी होगा, अच्छा टाइम है, से होगा, टाइम से होगा। प्रॉब्लम कम हो। और दूसरा क्या है कि आपको माल वो लगा के देगा जो बोलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत ग्रे मार्केट है, आपको नहीं पता। तो कमा तो सब 20% ही रहे। हाँ, बस कोई बता के कमा रहा है, और जो बता के कमा रहा है आप उसको क्योंकि देना नहीं चाहते क्योंकि वो बता रहा है। ये ना हर मार्केट में हो रहा है एक्चुअली। कुछ लोग जो बता के लेते हैं वहाँ वो क्लाइंट आनाकानी करता है, बट जो लोग ये है कि यार ठीक है आप ना अभी बस डील डन करो, बाकी मैं देख लूंगा। तो देखो क्या है कि हमारे मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हैंडओवर्स की। कब है तो वो प्रोजेक्ट उठाना बहुत आसान है, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर। हर किसी बंदे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग चाहिए, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो सबको चाहिए। अब आपको पैसे भी नहीं खर्च करने, ठीक है, और आप चाह भी रहे हो कि भाई मेरा सपोज फॉर एग्जांपल 5 लाख का बजट है, 7 लाख का काम आप कराना चाहते हो, तो कोई बंदा एक तो घर से नहीं लगाएगा। सही बात। बहुत ऑब्वियस है। आप चाहते हो कि सामने वाला आप अपने घर से लगा दे, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में वो जैसे मैंने बोला कि कैट और रैट वाला सिस्टम हो जाएगा, कभी आप आगे कभी पीछे। तो इसलिए तरीका यही है कि आप अच्छे डिज़ाइनर्स को चुनो, उनसे काम कराओ, और उनके हिस्से का जो पैसा बनता है, जो उनकी मेहनत का पैसा बनता है, वो आप मेहनत का पैसा दो। वरना ऐसा भी होता है, अब क्लाइंट काम करा लेते हैं, बाद में सोचते हैं मैं कैसे पैसे काटूँ उसके। ये तरीका नहीं होता। जब आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब आप जॉब पे जाते हो, बॉस अगर एक दिन की सैलरी काट देता है तो आप रेजिग्नेशन लिखने के लिए तैयार हो जाते हो, और आप सामने वाले के पैसे काटते हो। कैसे? क्यों? डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सही बात है। ठीक है, तो अगर आदमी मेहनत से काम कर रहा है, आपको अच्छे से डिलीवर कर रहा है, तो आप उसके हिस्से का पैसा दो। दूसरा, कंपनी से काम कराओ, डिज़ाइनिंग देखो, उसका पास एक्सपीरियंस देखो, और आप क्लाइंट से बात करो जिसका उसने घर बनाया है। ठीक है, क्योंकि जो पुराने वाले क्लाइंट आपको बता देंगे ना, आज जैसे मैंने बोला जो 2018 में जो बंदा मेरे से काम कराता था, आज भी काम करा रहा हूँ, उसके परिवार में सब जगह काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा
कि ये जब मैंने पार्टनरशिप में दोबारा से जब जॉब के बाद में काम शुरू किया, मेरा पहला क्लाइंट था, मैंने उसका ऑफिस बनाया। आज मैं उसके कम से कम 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। कभी किसी का रेफरेंस, कभी किसी का, मैं मतलब शायद मतलब कोई ऐसा महीना या 2 महीना जाता होगा कि यार अरे उन्होंने तो आपका रेफरेंस दिया था, वो तो खुद बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, तो वो जहाँ बोलेंगे वो तो अच्छा ही बोलेंगे। या मैंने उनका ऑफिस देखा था तो आज भी नहीं ऐसा लगता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो आपके साथ चलता है। काम बोलता है, काम नहीं बोलता डे। आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में तो पूरा एक पॉडकास्ट किया जा सकता है कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सही करना चाहिए, ये सारी चीजें भाई, ये चीजें ध्यान रखना। एक पूरा का पूरा बंडल बना के। बस यार करो करो वो जो मन करे, ठीक है, और जो करो वो शिद्दत से करो। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इस पॉडकास्ट में हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है, जिस तरीके से हम करते हुए आने उससे थोड़ा सा अलग ट्राई किया है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया या आप हमें कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो या पॉडकास्ट से रिलेटेड हो, तो कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका हर एक शेयर, हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मैं आपको मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ, अमेजिंग गेस्ट के साथ, एंड रियल एस्टेट के बारे में कुछ और नया जानेंगे। तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।